हेलो एवरीवन, आई एम सुनीत सिंह। फिर से आपके लिए आपके सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन को लेकर के आया हूँ। नया टॉपिक है और आई होप आप सबके सब एकदम अच्छे होंगे, फिट होंगे, मस्त होंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं आपके फिर से नए टॉपिक में, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। ठीक है, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, दिव्यांग। ठीक है, अब जैसे कि इस टॉपिक में ही हम लोग ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि दिव्यांग दिव्यांग क्या है, जो कि हमारे आप की तरह उनकी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करती है, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इस विश्व में, इस वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए गेम नहीं है। ठीक ना, तो इसमें हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब उनका गेम कैसे होगा? उनका गेम इस तरीके से होगा जैसे जो चल नहीं सकता है, तो उनके लिए किस टाइप का गेम होना चाहिए, उन्हें कि ये प्रॉब्लम कैसी है, क्या है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर के बारे में। याद रखना बेटा, ये जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी दो टाइप की होती है। एक तो होता है आपका डिसेबिलिटी, दूसरा होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज़ द पार्ट ऑफ डिसेबिलिटी। अब इन दोनों को हम डिफाइन आपको करते हैं। डिसेबिलिटी में कोई भी ऐसा बॉडी का पार्ट जो कि प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है, उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। जैसे उसका पैर नहीं होना, उसके आँख नहीं होने, और या उसका दिमाग नहीं काम करना। दिमाग नहीं काम करना ये पार्ट हो जाता है डिसऑर्डर का। डिसऑर्डर इनको इस तरीके से और हम डिफाइन कर सकते हैं, डिसऑर्डर यानी आपके ये ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या उनके तक आप जो बॉडी का कंट्रोलर होता है, जिसको हम लोग माइंड कहते हैं, उस तक इसके जो भी फंक्शंस हैं वो नहीं पहुंचते, इसी को डिसऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम आपको इनके टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी कितने टाइप की होती है? डिसेबिलिटी बेटा ध्यान रखिएगा, 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की कौन कौन सी? एक होता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, एक होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और थर्ड होता है फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या है? इसमें क्या होता है कि जो आपका मेमोरी सिस्टम है वो पूरी तरीके से वर्क नहीं करता है। जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचने चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कि हमारी बॉडी में हमारे माइंड तक वो प्रॉब्लम्स नहीं पहुंच पाते हैं जिनको कि वो आपको बताना चाहता है या सुनना चाहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी 3 टाइप के होते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा हम आपको बता दें कि उसको जिनको ये प्रॉब्लम होगी उनको बोलने में, कोई भी वर्क करने में, या अपने एक्सप्रेशन को शो करने में, इन सब चीज़ों में उसको प्रॉब्लम होती है। ये भी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी भी 3 टाइप की होती है। पहला है आपका मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर क्या है? मेमोरी डिसऑर्डर है कि कोई भी चीज़ आपने सुना और उसको आप तुरंत भूल गए। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा गजनी, उसमें उसको कोई भी चीज़ याद रहती, जैसे आपने उसको बताया 2 मिनट बाद आप पूछते थे, उसको कुछ भी याद नहीं होता था। ये क्या है? ये आपका मेमोरी डिसऑर्डर है। ठीक है ना, और इसके बाद है आपका हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी क्या है? हाइपर एक्टिविटी में किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, बहुत जल्दी उसको भूल जाते हो। कोई चीज़ आपने बताया, आप तुरंत उसको भूल गए, या आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं कंसंट्रेट कर पाते हो। यानी कि आपको कोई चीज़ बता रहा है और आप दिमाग को इधर उधर घुमा रहे हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर। इसमें भी जो बच्चा था वो कहीं ना कहीं से आपका मेमोरी डिसऑर्डर को फेस कर रहा था, या सॉरी हाइपर एक्टिविटी को फेस कर रहा था। एम आई क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में भी उसको भी
प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ को सुनने में, समझने में, बोलने में, इस तरीके की बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को वो बहुत जल्दी भूलेगा। आपने बताया और वो कहीं पे और खोया हुआ है। तो भूलने की ये जो बीमारी है इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ये 3 तरीके की चीज़ें हैं जो आपको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब हम बात करते हैं, अभी हमने आपसे बताया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? इसमें भी बेटा हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी से मेमोराइज़ नहीं कर पाते, या किसी चीज़ से कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते, या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हम ध्यान से उसके बारे में पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या आप ऐसा भी कह सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाते। जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है, जो भी आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, वो किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, या उस चीज़ को समझा नहीं पाएंगे, या अपनी बातों को नहीं कह पाएंगे। हर चीज़ में उनको हेजिटेशन होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो जो हमारा ये सिविलाइजेशन है इससे कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है? फिजिकल डिसेबिलिटी है बेटा जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे उसके पैर नहीं है या हाथ नहीं है या इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं, हम आसानी से उससे कह सकते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है। अब इतना आप ध्यान रखिएगा, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में इतना ही डिफरेंस है कि डिसेबिलिटी को हम लोग देख सकते हैं और डिसऑर्डर को वी कैन नॉट सी, हम उसको नहीं देख सकते। ठीक है ना। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको जानना है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी। क्या रीज़न क्या है, क्या कॉजेज़ हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। देखो बेटा, कुछ तो होते हैं जेनेटिक होते हैं, कुछ होते हैं जो कि बाद में जब वो बच्चा कभी बड़ा हुआ या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया जिस वजह से हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज़ में। जेनेटिक कॉज हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स को हो तो उनसे हमें मिले। जैसे जापान है, जापान में हमने आपको इसके पहले भी वीडियोस में हमने आपको बताए थे कि जेनेटिक कॉज जितने भी होते हैं इनमें ये चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है। जैसे जापान के बारे में हमने बात किया था। जापान में क्या है कि वहाँ पे उसमें कोहिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिरा था उसके जो भी रिएक्शन है वो अभी तक आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। इसको आप केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब ये हमारे पेरेंट्स को हुआ, वो डिसेबल्ड हुए, वो हमको भी मिल सकता है उन्हीं के थ्रू। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे हम अगर हमारे पेरेंट्स में किसी को बाय बर्थ प्रॉब्लम हुई है तो वो हमको भी मिल सकती है। ठीक है ना। तो ये हो गया जेनेटिक कॉज। दूसरा है पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है? जैसे मान लो कोई बहुत गरीब आदमी है, उसके पास प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम ये सब चीज़ें उसको नहीं मिल रही हैं, तब भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर उसे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है तब भी ये एक कॉज हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बारे में हमने आपको बताया था कि किसी को भी अगर एक्सीडेंट होता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उसको डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना। इसके बाद है इन्फेक्शन डिजीज़ेज़। बेटा डिजीज़ भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा कोई बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर दिया या कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम हो गए, तो इसमें डिजीज़ का भी एक रोल बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका यूज़ ऑफ ड्रग्स। जो लोग ड्रग्स ज़्यादा लेते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसे कॉज हैं जिनकी वजह से डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है ना। या आप इसको न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि कोहिमा नागासाकी में इस तरीके का जो भी परमाणु बम वहाँ पे अमेरिका के द्वारा फेंका गया था, तो उनसे आज तक उस जगह पे लोग डिसेबल्ड ही हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन्स यहाँ पे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं
कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, या आप इसको कह सकते हैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में हम आपको, देखो बेटा इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप, क्योंकि इस टॉपिक में आपसे इसके फुल फॉर्म, सिम्टम्स और कॉजेज़ पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ADHD, SPD, ASD, ODD, ठीक है। जहाँ पे लास्ट में D होगा वो डिसऑर्डर होगा, ठीक है ना। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में यही डिफरेंस अभी हम आपको जब पूरा क्लियर करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं ADHD का। ADHD का फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है ना। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को, उनमें किस तरीके से होता है, इस बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जिनको ये प्रॉब्लम होती है उस बच्चे में सबसे पहले कंसंट्रेशन नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा उनमें गुस्सा होता है, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, और इसके बाद किसी पे भी ज़्यादा मतलब चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ अगर आप उनको बता रहे हो तो उस पर बहुत ज़्यादा वो केयर नहीं करेंगे, कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? तो इससे आप ये कह सकते हैं कि उन्हें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स बच्चों में अलग होता है, एडल्ट्स में अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ ADHD इन चिल्ड्रेंस, ठीक है ना। चिल्ड्रेंस के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो पहला सिम्टम्स है कि जो भी उनका डेली रूटीन है उसको वो बहुत जल्दी मतलब हमेशा उल्टा पुल्टा काम करेंगे, कोई भी चीज़ को एकदम सिंपल वे में नहीं कर पाएंगे, जो नॉर्मल फंक्शन है वो उनका नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं से उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद और क्या है? इसके बाद है किसी भी काम को एक जो प्लानिंग वे होता है उसमें वो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, जैसे किस काम को कैसे करना है जिससे कि वो बहुत ही सिंपल हो जाए, तो इस चीज़ को वो नहीं कर पाते हैं। और क्या प्रॉब्लम होती है उनमें? और एक सिम्टम्स होता है वो मतलब खुली आँख से एकदम दिन में बैठ करके सपने देख रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे वो आसानी से अपने आप को वहाँ पे बिजी कर सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो यानी वो दिन में भी सपने देखते रहते हैं, एकदम खोए खोए से रहेंगे, कहीं से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है कि अगर किसी चीज़ में वो माइंड को कंसंट्रेट भी कर रहे हैं तो आप उनको बड़े आसानी से डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ है किसी छोटी छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एकदम इरिटेट हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि उनमें होता है। और एक चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा बात करेंगे, किसी भी चीज़ पे एकदम डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये बच्चों में सिम्टम्स होते हैं। अब एडल्ट्स में क्या सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एडल्ट्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ के बारे में परेशान रहेंगे, है ना, उनमें एंजाइटी ज़्यादा होगा। और दूसरा सिम्टम्स है कि वो भी उनमें भी गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, किसी बात पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर एग्रेसिव हो जाते हैं और कंसंट्रेट नहीं है उन्हें, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, है ना। और इसका जो नेक्स्ट है कि उनमें आत्मसम्मान की भी कमी बहुत होती है, उन्हें ये लगता है कि कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है, कोई मेरी केयर नहीं करता है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो आपके ADHD में आते हैं एडल्ट्स में, ठीक है ना। और भी अगर आप कहना चाहें तो वो बहुत जल्दी मतलब निराश हो जाएंगे किसी काम को कि नहीं ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, है ना। और किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा वो क्लोज़ नहीं होते, मतलब किसी से मतलब जैसे एक होता है कि हम किसी के साथ होकर के काम को आसानी से कर लें, मतलब आप कह सकते हैं संगठित नहीं होते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स एडल्ट्स में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ ADHD, मतलब क्यों होता है, क्या रीज़न है ये होने का। वैसे तो ADHD
क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जिससे कि आपको लिखने में आसानी होगी, बताने में आसानी होगी। ठीक है, जो पहला प्रॉब्लम है उनमें हम सबसे पहले कह सकते हैं कि ये जेनेटिक कॉज भी बन सकता है। मतलब अगर किसी को हुआ है तो उसके भाई बहन को या उनके रिलेटिव्स को होने के लगभग बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो पहला जो कॉज है वो जेनेटिक है। सेकंड कॉज है ब्रेन इंजरी। अगर कभी बर्थ के टाइम पे या एक्सीडेंट में कभी आपको चोट लग गई है, आपके ब्रेन में चोट लग गई है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका लो वेट बाय बर्थ। अगर जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे भी अगर उसका वेट कम है तब भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है इसके बाद आपका ट्यूमा एंड ब्रेन डिजीज़ेस। अगर किसी को ब्रेन में कोई डिजीज़ है, ट्यूमा हुआ है, तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है ना। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली में अगर हमेशा देखो, अगर पेरेंट्स लड़ते रहते हैं, किसी बात पे झगड़ते रहते हैं और बहुत सारे इस तरीके की मतलब शोर शराबा होता रहता है, तब भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जिनको आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है? ये भी बेटा आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके सेंस से रिलेटेड होता है। जो भी आपके ऑर्गन्स जो आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो प्रॉपर उस तक नहीं पहुंच पाता है, तो उस पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नॉर्मल जो इंसान होगा उसको ठंडी लगती है, उसको गर्मी लगती है, उसको ये पता होता है कि इस काम को करने से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर गर्म चीज़ में हम हाथ डालेंगे तो जलने के चांसेस हमारे ज़्यादा होंगे। तो जिनको SPD होगा उसको ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कोई भी काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए वो उसको आप कितनी भी तीखी चीज़ खिला दो, उसको कुछ नहीं पता चलेगा कि ये तीखा लग रहा है ना। जल जाएगा, उसको नहीं समझ में आएगा कि हम जल जा रहे हैं, है ना। बस वो हाथ वहाँ से हटा सकता है, लेकिन उसको एहसास नहीं होगा, दर्द का एहसास नहीं होगा, है ना। और क्या होगा, जैसे हम लोग स्मेल करते हैं, उसको स्मेल से कोई मतलब नहीं होगा, है ना, कोई भी स्मेल उसको नहीं आएगा। तो ये जो स्मेल है, ये जो टेस्ट है, ये हमारे सेंस से रिलेटेड है ना। तो वो उसको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भूख लगी है, एहसास नहीं होगा कि हमें भूख लगी है। और इसके अलावा ना ही उसको ठंडी लगेगी, ना ही ज़्यादा गर्मी लगेगी। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है ना। और ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो किसी भी छोटी छोटी चीज़ से डर सकते हैं। जैसे मान लो पत्ता गिरा, है ना, पत्ते की आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी, ना ही हमें कुछ ऐसा उससे प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो उससे भी डर सकता है, जा कर के कहीं छिप जाएगा, कुछ ऐसी रिएक्शन करेगा जिससे कि आपको थोड़ा सा अलग एहसास होगा उसके बारे में। यानी कि आप कह सकते हैं उसको चलने में, किसी चीज़ को छूने में या कुछ स्मेल वगैरह करने में प्रॉब्लम होती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? ध्यान रखिएगा बेटा कि कुछ ऐसे कॉजेज हैं जो कि आपको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे जेनेटिक कॉज, जेनेटिक में ये प्रॉब्लम्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिल सकती है ना। लो बर्थ वेट, अगर बच्चा पैदा हुआ उसका वेट कम है तब भी ये प्रॉब्लम उसको हो सकती है ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर मान लो घर में उसके लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं या कुछ ऐसा वहाँ पे प्रॉब्लम है, या जो है केमिकल रिएक्शन या कुछ ऐसा है, तब भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे कि ये जो आपका SPD है ये कैसे हो सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले आप ध्यान रखना, इनका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। SPD का हमने बता दिया, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। आपका सेंस जो प्रोसेस करता है, जिनसे इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करता है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है, इसी को SPD कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है ना।
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, इनके बारे में अब हम आपको बता देते हैं। अब अगर हम इसके बारे में कहें तो आप ऐसा भी कह सकते हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ अ डिसऑर्डर दैट इफेक्ट डेवलपमेंट, यानी ये हमारे डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं से इफेक्ट करता है, ठीक है ना। हियर द वर्ड स्पेक्ट्रम रिफर्स टू द रेंज ऑफ सिम्टम्स एंड देयर सेवरिटी, ठीक। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो इस टाइप के बच्चे होते हैं उनको अपनी लैंग्वेज बोलने में और इसके अलावा किसी चीज़ से डिस्कस करने में, है ना, और सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अब जो इस टाइप के बच्चे होते हैं उनमें किसी काम को वो बार बार करते हैं, आप उन्हें चाहे जितना कहेंगे इस चीज़ को मत टच करो, वो फिर से टच करेंगे। मतलब आप जिस चीज़ के लिए उनको मना करेंगे वो काम उसको बार बार करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को बार बार टच करना या किसी को मारना बार बार, या जो है कहीं पे भी लेट जाना, आप कहीं बोलेंगे तो फिर आएगा फिर उसी जगह पे लेट जाएगा, आप हटाएंगे फिर आएगा फिर उसी जगह पे लेट जाएगा, यानी किसी काम को बार बार रिपीट करना। आप उससे कुछ भी कहिए उसके कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। और क्या होता है, और वो ज़्यादातर अपने आप को अकेला रखना पसंद करता है, मतलब किसी से ज़्यादा संपर्क नहीं करना चाहता, किसी से ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहता है, वो एकदम अकेला रहना चाहता है, ठीक है ना। अब उनमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कुछ, और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा सबका सिम्टम्स भी अलग अलग होता है। किसी बच्चे को होता है कि किसी के साथ बैठना पसंद नहीं है, या किसी को गले लगना नहीं पसंद है, या किसी से बात करना नहीं पसंद है ना। और इसके अलावा और क्या हो सकता है कि उन्हें मतलब अपने एक्सप्रेशन को किसी से वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर लोगों से अलग हो जाना चाहते हैं, एकदम अपने आप को अकेले रखना पसंद करते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स इसके होते हैं। और जैसा कि हमने आपको एसपीडी में बताया था, इसमें भी बच्चों को स्मेल लेने में, टेस्ट लेने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ एसपीडी। एसपीडी का फुल फॉर्म मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म बेटा आप लोग ज़रूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक 1 मार्क्स में इससे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। तो नेक्स्ट आपका ये जो प्रॉब्लम हो सकता है वो हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक कैसे, कि अगर माँ बाप आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें अगर ये प्रॉब्लम है तो वो आप तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसमें बच्चे एक तो उनका फैमिली प्रॉब्लम है, दूसरा है कि अगर उनको खाने में प्रॉब्लम हो रही है या गंदी जगह पे रह रहे हैं तब भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बाय बर्थ आपको पता ही है कि माँ को सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स विटामिन्स की ज़रूरत होती है। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो बच्चे का पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चों में हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं ओडीडी का। ओडीडी का फुल फॉर्म क्या है, ओपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर, ठीक है ना। याद रखते रहना बच्चों कि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, उसमें ADHD का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं ODD का, ओपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इस सिम्टम्स पे जो भी बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें गुस्सा होता है किसी, और इतना मतलब किसी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उनमें मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
अब आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, ऑपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर इज़ अ सेट और ग्रुप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर कॉल्ड डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स. इट इज़ कॉल्ड बाय दिस नेम because children who have this disorder always tend to disturb those around them. यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके जितने भी अगल बगल बच्चे होंगे उनको वो हमेशा डिस्टर्ब कहेंगे, करते रहेंगे, या बच्चों के साथ साथ जो भी साथ में होंगे सबको वो परेशान करते रहते हैं. तो ठीक है, इनको आप ध्यान में रखिएगा कि उनके साथ में जितने भी लोग होते हैं वो हमेशा परेशान होते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं. अब जिनमें ये प्रॉब्लम होती है वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं. उनमें ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होगा, वो किसी से भी लड़ाई करेंगे और अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा वो मतलब उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे. प्लस अपनी जो भी अथॉरिटी है, मान लो जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी जो भी अथॉरिटी है, अपने जो भी टीचर हैं उनसे वो हमेशा वाद विवाद करना स्टार्ट कर देंगे. और स्पेशली तब जब वो या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हों, हंग्री हों, है ना, तब वो और ज़्यादा इस प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं कॉजेज़ क्या हैं, क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिस वजह से ये ODD हो सकता है या होता है. ठीक है ना. तो पहला कॉज आपने बताया कि जेनेटिक हो सकता है. जेनेटिक में कैसे, अगर पेरेंट्स को हुआ है तो बच्चों के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. दूसरा रीज़न है फिजिकल फैक्टर. फिजिकल फैक्टर क्या है? अब इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ODD traits have been linked to the existence of abnormal amount of some brain chemicals. These brain chemicals known as neurotransmitters amount of are responsible for proper functioning of our body activities, and it is best for our well-being to have them in a state of balance in our brain. आपको बेटा ये पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग को केमिकल्स के थ्रू पूरी बॉडी में उनका इन्फॉर्मेशन पहुंचता है. अब ये अगर केमिकल्स हमारी बॉडी को पूरी तरीके से हमारे दिमाग को नहीं मिल पाता है, या इसकी कमी होती है, या ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तब ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं. ठीक है ना. या आप कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम तब हो सकता है. इसके बाद हम आपसे कह सकते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ठीक है ना. अब जिन भी बच्चों का रिलेशन उनके पेरेंट्स से अच्छे नहीं होंगे या वो उन पे ध्यान नहीं देते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सोशल फैक्टर्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस प्रॉब्लम में. इसमें जो भी बच्चे होते हैं ये तब भी हो सकता है जैसे उनमें जो उन बच्चों के अगल बगल जो उनकी सोसाइटी है उसमें बच्चे अच्छे ना हो, उनकी संगत अच्छी ना हो, और पॉवर्टी ज़्यादा हो, यानी गरीबी ज़्यादा हो, परिवार में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हों, और जहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे वहाँ पे इसके इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं, यानी ये प्रॉब्लम आपको उस जगह पे ज़्यादा मिल सकता है. ठीक है ना. अब इसके बाद हम बात करते हैं OCD का. OCD क्या है? OCD है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ठीक है ना. बेटा फुल फॉर्म इसका ज़रूर आप लोग लिखते जाइएगा. बाकी आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं. ठीक है ना. इसके बाद हम बात करते हैं OCD का. अब इतना आप ध्यान रखिएगा कि ये किसी को भी हो सकता है. सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती है. ये बाय बर्थ भी हो सकता है या आपको बीच में भी कभी हो सकता है. बीच में अगर होता है तो कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है, तब ये बीच में भी, यानी आपकी एज के बीच में कभी भी ये तब भी हो सकता है. ठीक है ना. या इन्वायरमेंटल कुछ ऐसा फैक्टर है या इलनेस ज़्यादा होती है, तब भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. यानी वो आपका बॉडी का फंक्शन वर्क करना बंद कर देगा, तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है. अब हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का.
इस प्रॉब्लम में किसी भी काम को किसी भी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, या कोई भी चीज़ आपको सही नहीं दिखेगी। जैसे मान लीजिए आपने हाथ धुला, हाथ धुलने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, अभी मेरा हाथ पूरी तरीके से साफ़ नहीं है, फिर आप क्या करते हो, फिर से हाथ धुलना स्टार्ट कर देते हो। यानी आप साबुन लगाए जा रहे हो, बॉडी में भी ऐसा ही प्रॉब्लम होता है कि आप साबुन लगा रहे हो लेकिन लग रहा है कि नहीं, अभी पूरा तरीके से हम साफ़ नहीं हुए हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो आपके OCD का है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का है। क्लियर है? यानी कि आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि एक मतलब भ्रम की स्थिति हो जाती है ना, कि ये काम ऐसा नहीं हुआ है या ये ऐसा नहीं होगा। तो ये जो भ्रम की स्थिति है इसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कह सकते हैं, है ना। मतलब आप किसी भी स्थिति को मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल करने में एकदम से आपको प्रॉब्लम होती है। इसका एक आपको जो एग्ज़ाम्पल मिल सकता है वो आपने एक मूवी देखा होगा, हम शक्ल में जो राम कपूर था उसको भी ये प्रॉब्लम थी कि किसी चीज़ कोई अगर उसके सामने छींक देता था तो उसको प्रॉब्लम होती थी। उसको लगता था अरे ये तो मेरे ऊपर पूरा कीटाणु ही डाल दिया है ना, अब हम इससे बीमार हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। अब इनमें ये क्यों होता है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, उनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली इसका जो रीज़न है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे दिमाग को जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है एक सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है, जिसके थ्रू ये हमारे तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचती है और वो फिर इसको फॉलो करवाता है ना। तो ये जो सेरोटोनिन नाम का केमिकल है, अगर ये आपके मतलब बॉडी में कम होगा तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसके कम होने से हमारी बॉडी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इसमें अगर बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा कोई एंजाइटी है तो ये प्रॉब्लम हो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए आप इस डिप्रेस्ड रहते हो, एंजाइटी रहते हो, तो ये प्रॉब्लम आपका बढ़ सकता है ना। अगर है तो बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इसको आप कह सकते हो कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। जेनेटिक इसलिए क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स को हुआ है तो ये मुझे भी हो सकता है, तो ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिसेबिलिटी एटिक्वेटर्स की। डिसेबिलिटी एटिक्वेटर्स क्या है? डिसेबिलिटी एटिक्वेटर्स है कि शिष्टाचार, कैसे हम अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके साथ हमें कैसे बिहेवियर करना होगा, उनके बारे में कैसे हमें बात करनी होगी, या उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना होगा। ये क्या है, इनके बारे में हम लोग अब इस टॉपिक में बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हमें किसी भी डिसेबल्ड पर्सन के सामने शो ऑफ नहीं करना है ना। उसके साथ ठीक वैसे ही बिहेव करना है जैसे आप एक नॉर्मल अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ही वो आया, ए भाई तुम हटो, इसको बैठने दो, ऐसा अपने फ्रेंड्स के साथ आपको बिहेव नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कभी भी उसके साथ अगर वो बैठा हुआ है तो आप कोशिश करिए कि किसी ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ कि आप उसके बराबर हो जाएं, है ना। या आप उससे झुक करके बात करिए, ऐसा ना हो कि वो आपको बहुत ऊपर तक देखता रहे, नहीं, वो सही नहीं लगता है। तो आप उससे कभी ऐसे बिहेव नहीं करेंगे, या उसको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो किसी के हाथ नहीं है तो आप उससे शेक हैंड नहीं करेंगे, या मान लीजिए कोई जिसके पैर नहीं है तो आप उससे पहले आप उससे शेक हैंड करेंगे। ध्यान रखना, जिसके हाथ नहीं है कभी भी आप उससे शेक हैंड नहीं करेंगे, लेकिन जिसके पैर नहीं है उससे आप सबसे पहले शेक हैंड करेंगे, ठीक है ना। और कोशिश करिए कि उससे आई कांटेक्ट एकदम बना करके बात करें जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा
अगर वो किसी व्हील चेयर पे बैठा है या उसने बैसाखी वगैरह लिया जिससे वो पकड़ करके चलते हैं, तो कभी भी उससे टच करके उससे बात मत करिए, ये बैड मैनर होता है। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो हमने आपको 6-7 पॉइंट बताए हैं, इनको पूरी तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मान लो जो ब्लाइंड पर्सन है उससे कैसे बात करेंगे। उससे कभी भी अगर हमें बात करना है तो पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन देने के बाद ही आप ब्लाइंड पर्सन से बात करेंगे, क्योंकि वो आप जब तक आपको जानेगा नहीं तब तक आपसे बात कैसे करेगा। ठीक है ना। तो इतना वीडियो आज के लिए। नेक्स्ट जो भी वीडियो है कल हम आपके लिए या नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।